हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पार्ट 6 करेंगे। इसके बाद एक और पार्ट होगा, उसके बाद हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंस का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं। तो इसमें मैं आपसे 3 फेज डिस्कस करूँगा। एक है प्री इंडिपेंडेंस फेज, जो कि 1947 के पहले का फेज है। एक है 1947 से 1991 का फेज, जो कि सेकंड फेज है। उसके बाद 1991 के बियॉन्ड वाला फेज होगा। 3 फेज में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो फेज है वो है आपका प्री इंडिपेंडेंस फेज। इस टाइम में आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया ही था कि आरबीआई सेटअप हुआ था। 1934 का एक एक्ट था और वो एक कमेटी थी जो कि है हिल्टन यंग कमेटी। तो उसने ये एक्ट को पास कराया था। ठीक है, क्या हो रहा था उस टाइम बहुत सारे जो बैंक्स थे वो कोलैप्स होने लगे थे। ठीक है, तो जब छोटे छोटे बैंक्स कोलैप्स होते हैं तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को फ्रेम किया जो कि उससे बोलते हैं मर्जर। मर्जर में क्या होता है, बहुत सारे छोटे बैंक एक साथ आपस में एक बड़ा बैंक बना लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है, सारी जो इंडिविजुअल लेवल पर रिक्वायरमेंट्स सबकी अलग अलग होती है, वो सब एक साथ मिला के फुलफिल हो जाती है और कोलैप्स होने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। तो वैसे ही एक मर्जर उस टाइम में बना, प्री इंडिपेंडेंस फेज में आया, जो कि है अपना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या होगा, BBM। बी फॉर बंगाल, बी फॉर बॉम्बे एंड M फॉर मद्रास। बंगाल बना 1806, बॉम्बे बना 1840 और मद्रास बना 1843। इन दोनों को मिला के क्या बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया, जो कि 1921 में बना। फिर SBI बन गया वो 1955 में। आई होप आपको ये याद हो गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद जो फेज़ आता है वो है सेकेंड फेज़, जो कि 1947 से 1991 तक का फेज़ था। इसमें क्या हुआ, 1949 में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, 1949 में क्या हुआ, आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, वो सारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए पास भी हो गया था। इस टाइम में क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगा डिफरेंट बैंक्स का, क्या वो सही से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो जो दे रहे हैं वो क्या वो सही है, जितने भी ऑपरेशंस वो कर रहे हैं, जिसका भी वो डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सही से उन्होंने किया है, क्या कोई घोटाला तो नहीं हुआ है। ये सब चीज़ों का इंस्ट्रक्शन ले डाउन हो गया था। फिर क्या हुआ था, कुछ डायरेक्टिव्स भी बैंकिंग को प्रोवाइड किए उनकी पॉलिसीज़ में, कैसे कंट्रोल करना है, मर्जर कैसे होगा, लिक्विडेशन कैसे होगा, मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, उसको कैसे हम रेगुलेट करेंगे, ये सब चीज़ें भी पास हो गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। सबसे पहला रहा है सेक्शन 5B। इसमें क्या हुआ, बैंकिंग को डिफाइन किया गया। बैंकिंग क्या है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट ऑफ मनी, ठीक है, पब्लिक से, और रीपे करना वही मनी को जब वो पब्लिक डिमांड करती है। ठीक है, इधर इन द फॉर्म ऑफ लोन, और या अगर वो सेविंग अकाउंट्स खोले होंगे तो वो जब भी डिमांड कर रहा है तो आपको उसको दे देना है कुछ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब सेकंड होता है अपना सेक्शन 6। उसमें क्या हुआ, जो भी एक्टिविटीज़ बैंकिंग में होती है, जैसे कि लेंडिंग हो गया, बोरोविंग हो गया, बाइंग या सेलिंग आपकी फॉरेन करेंसी, हमने पढ़ा था फॉरेन करेंसी को भी हमने बाय करता है। फिर बॉन्ड्स के बारे में हो गया, ठीक है, क्या म्यूचुअल फंड्स के बारे में हो गया, सब कुछ ये सब एक्टिविटीज़ जो भी थी वो बताया गया सेक्शन 6 में। फिर सेक्शन 8 होता है, बैंकिंग को सेक्शन A के तहत ट्रेडिंग करना, ठीक है, ट्रेडिंग करना मना है। ठीक है, ये सेक्शन 8 हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, 5B, 6 और 8। अब आते हैं सेक्शन 18 की तरफ। सेक्शन 18 ये कहता है कि आपको एक मिनिमम कैश अमाउंट अपने पास या आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है। ठीक है, अभी का जो अमाउंट है वो है 4.5%। ठीक है, इजी। और ये जो टारगेट्स होते हैं ये डिपेंड्स, ये चेंज होते रहते हैं, तो ये आरबीआई ही रेगुलेट करता है इसको। आपको मतलब वो बताता है कि आपको इतना लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड मतलब जो ऐसे चीज़ें जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो इतना आपके पास कैश होना चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी आ गई या बैंक बंद होने के कगार में आ गया तो आपके पास इतना कैश मेंटेन होना चाहिए ताकि आपका जो बैंक है वो बंद ना हो। ठीक है, इजी, सेक्शन 18 के तहत। सेक्शन 30 ये कहता है कि आरबीआई के पास सारी पावर्स है ऑडिट करने की। ठीक है, हर एक बैंकिंग फर्म्स का, बैंकिंग कंपनीज का ऑडिट होता है, जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं साल के एंड में,
ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज जो जो भी रहते हैं, वो सब जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा रहता है उनका, वो सब चीज़ों को ऑडिट करने का उनका पूरा हक है। आरबीआई के पास पूरी पावर है। फिर होता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 ये कहता है अगर कुछ फ्लॉस निकल गया आपकी ऑडिटिंग में, लग रहा है कि कुछ आपने घपलेबाजी की हुई है, तो आपको इंस्पेक्शन आरबीआई कर सकती है और करेगी ही। ठीक है, इतना आसान था। सारे सेक्शन आई गेस ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड फेज की ओर चलते हैं, जो कि 1991 के बाद हुआ था। एक कमेटी सेटअप करी गई जिसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया 2 काइंड्स ऑफ बैंक्स को। पहला है पेमेंट बैंक्स और दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। पेमेंट बैंक्स का मेन फोकस ये था कि प्रमोट करना फिनेंशियल इंक्लूजन्स को। कैसे? आप सेविंग्स अकाउंट उनको प्रोवाइड कीजिए, रेमिटेंस सर्विसेज दीजिए, लेबर्स को, छोटे छोटे जो अनस्किल्ड जो लेबर्स होते हैं, जो जैसे मजदूर हो गए, लो इनकम ग्रुप्स हो गए, उन लोगों को आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। फिर दूसरा था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इनका भी मेन मोटो यही था, बट ये थोड़ा सा अलग टारगेट करते थे। इनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो इनसे थोड़ी सी बड़ी थी। स्मॉल बिजनेस को आपको करना, थोड़े अच्छे बड़े फार्मर्स को आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी, बैंकिंग सर्विसेज, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इनका मेन मोटो ये था। और डिफरेंस ये था कि जो पेमेंट बैंक्स था वो डिपॉजिट आपका ले सकते थे 1 लाख तक। ठीक है, 1 लाख तक का वो डिपॉजिट ले सकते थे। बट जो अपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थी वो कोई भी अमाउंट का डिपॉजिट ले सकते थे, साथ ही साथ वो लोन्स को भी दे सकते थे। बट जो पेमेंट बैंक्स था वो लोन नहीं देता था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एक और डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस ये था कि जो एटीएम कार्ड्स का इशू था, एटीएम कार्ड्स इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, ये दोनों कर सकते थे। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपका क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकता था। तो ये सब कुछ स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान देना है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। थैंक्स।